बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान हमारा आज का टॉपिक है। हम देखेंगे हिस्टोरिकली के पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन है वो किन किन मराहल से गुजरी, उसके क्या कॉस्ट हमको बियर करना पड़े और क्या उसके बेनिफिट्स हमने गेन किए। सो let we see the overall scenario of privatization. First of all, let we see what is privatization. So selling of state-owned enterprises to private sector is called privatization. It also referred as denationalization. हम इसको denationalization भी कहते हैं और privatization भी कहते हैं. It's a policy tool for generating growth and opening up the economy to competition. जब हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी अगर स्टेगनेंट है तो उसको बूस्ट अप हमने करना है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करना है, मतलब बिजनेस वॉल्यूम को, बिजनेस एक्टिविटी को ज्यादा करना है और एक कंपटीशन की फिजा हमने पैदा करनी। तो हम सोचते हैं कि कुछ जो हमारे नेशनल फाइनेंशियल या कोई भी इंस्टीट्यूट्स या इंडस्ट्रीज हैं उनको डी नेशनलाइज कर दिया जाए या उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो इट इज अंडरस्टूड एज अ चेंज इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनर्स ऑफ अ फर्म। आपको पता है कि अगर कोई प्राइवेट फर्म का एक ऑनर होता है तो डेफिनेटली वो एज कंपेयर टू पब्लिक फर्म वो ज्यादा अच्छा उससे आउटपुट ले सकता है। अब पब्लिक फर्म मैक्सिमाइजेज सोशल वेलफेयर। आपको पता है पब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मकसद होता है कि सोसाइटी को वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा मिले, प्रॉफिट मिले या ना मिले। लेकिन जो प्राइवेट एक फर्म होती है दैट मैक्सिमाइजेज प्रॉफिट, उसका जोर अपने प्रॉफिट पर होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की कि प्राइवेटाइजेशन के जो है ना क्या बेनिफिट्स हैं। ये मतलब आपने थोड़ा आपको आइडिया हुआ कि प्राइवेटाइजेशन या डी नेशनलाइजेशन क्या चीज है। जी सर। थोड़ा आपको मैंने इंटरेस्ट आपको बता दिए कि एक जो प्राइवेट फर्म है उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है और जो एक पब्लिक स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका पर्पस या उसका मकसद होता है पब्लिक वेलफेयर। नो, अब हम हिस्टोरिकली देखते हैं हम यहाँ के प्राइवेटाइजेशन किन किन मराहल से गुजरी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज नॉट न्यू टू पॉलिसी makers of this country, Pakistan. In 1950s, Pakistan Industrial Development Corporation, PIDC जिसे कहते हैं, was established to boost up the industrial development in the country. The corporation established over 50 industrial undertaking. जब ये establish हुई तो 50 industrial units इसके अंडर थे and after their successful operation and management, these units were transferred from public to private sector. जब ये successfully चलना शुरू हो गए तो उसके बाद इनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया। इन 1970s, 1970 की बात हो रही है, 70 की दहाई की बात हो रही है, ऑल मेजर private industries were put under the government ownership in an intensified program। एक बड़े प्रोग्राम के तहत जब भुट्टो भुट्टो साहब जब आए थे तो 70s के अंदर उन्होंने काफी सारी जो फर्म्स थी उनको नेशनलाइज किया। ठीक है, नेशनलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर उसने शामिल किया दैट लेड टू द इकोनॉमिक डिजास्टर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर आया। Resultantly, the government controlled majority important industrial enterprises operating in banking। उसमें ज्यादातर जो थे वो बैंक थे जिनको उन्होंने नेशनलाइज किया और एनर्जी सेक्टर उसमें शामिल था, उसमें कम्युनिकेशन सेक्टर था, उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर था। ठीक है ना, तो इनको बड़े पैमाने पर उन्होंने नेशनलाइज किया। ये मैं आपसे भुट्टो की इरा की, जुल्फकार अली भुट्टो की इरा की मैं बात कर रहा हूँ इसमें 70s के अंदर। जी। अब जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी दे एग्जिबिटेड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हुआ क्या, मतलब उनकी वजह से हुआ क्या, मिसमैनेजमेंट एंड ओवर स्टाफिंग। अब भुट्टो की इस नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से हुआ ये कि मिसमैनेजमेंट आ गई और स्टाफ ज्यादा से ज्यादा हायर कर लिया गया जिसकी जरूरत भी नहीं थी। पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो जारी बात है जब गवर्नमेंट के अदारे होते हैं तो बड़े साई के अदारों में कोई पूछता तो है नहीं, तो जो सर्विसेज की क्वालिटी थी वो पुअर होगी।
हाई डेट एंड फिस्कल लॉसेस, डेट ज्यादा हो गए और फिस्कल लॉसेस जो हैं वो अकर होना शुरू हो गए। इंक्रीज करप्शन, जारी बात है करप्शन बढ़ना शुरू हो गई। पॉलिटिकल बेस अपॉइंटमेंट ऑफ डिसीजन मेकर और सीनियर ऑफिशियल्स, जो सीनियर ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल नुमाइंदे होते हैं वो अपने असर और रसूख पे उन्होंने भर्तियां करवाना शुरू कर दी। और जब ऐसा होता है, इस तरह की मतलब कोई नेपोटिज्म आती है, तो आपको पता है अदारे बहुत तबाह होते हैं। अब द गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन 78 recognized the problem and passed order to begin reverse of nationalization strategy। अब बता, भुट्टो के बाद जनरल जियाउल हक की हुकूमत आई थी जिसने टेक ओवर किया था एज अ डिक्टेटर। तो उसने जितनी भी इत्तफाक फाउंड्री थी, ये जो आजकल भी शरीफों के पास है, हैंडेड ओवर इत्तफाक फाउंड्री टू शरीफ्स, ठीक है। लाहौर में जो ये शरीफ बरादरन है इनको हैंड ओवर कर दी विदाउट इनवाइटिंग एनी बिड्स, बगैर किसी बिड के। हालांकि होता ही है कि अगर आपने किसी नेशनल किसी कंपनी को आपने प्राइवेटाइज करना है तो उसके लिए बाकायदा तौर पे बिड्स होती हैं, बोलियां लगती हैं। लेकिन बगैर बोलियां लगाए इन्होंने नवाज शरीफ को इन्होंने हैंडओवर कर दी जियाउल हक ने टू अदर नेशनलाइज्ड यूनिट्स। कुछ और दो नेशनलाइज्ड यूनिट्स थे जिसमें नौशहरा इंजीनियरिंग इन NWFP जिसे आप KPK कहते हैं, एंड हिलाल घी इन मुल्तान, मुल्तान के अंदर हिलाल घी की एक कंपनी थी, वर हैंडेड ओवर टू दियर ओरिजिनल ओनर्स, जो उनके असल मालिक थे, प्राइवेट जो मालिक थे जिनसे भुट्टो ने लेकर नेशनलाइज किया था, तो उनको वापस कर दी गई। प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स इन पाकिस्तान began in 1988 ड्यूरिंग बेनजीर भुट्टो रिजीम। उसके बाद दोबारा जब 1988 में बेनजीर भुट्टो इक्तदार में आई तो उसके रजीम में दोबारा फिर प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुई with the flotation of 10% shares of PIA. However, the pace of privatization picked up after the creation of perfect competition. और उसका मकसद ये था, मोहतरमा का मकसद ये था कि PIA में, इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन की फिजा पैदा की जाए और रेवेन्यू जो है वो ज्यादा मतलब उसमें उसकी कलेक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए। जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जैन 1991 बाय प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। क्योंकि ये दोबारा फिर इक्तदार में आ गए थे नवाज शरीफ साहब, तो इन्होंने 91 में दोबारा प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को शुरू किया। प्रोग्राम वाज विजन टू इंप्रूव द GDP ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई बैरून इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और दूसरा नेशनल इकोनॉमी की जो GDP ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ साहब का ये विजन था कि मैंने मतलब फर्म्स हैं, काफी सारी जो स्टेट ओन्ड फर्म्स हैं उनको मैंने प्राइवेटाइज करना है। 2004 में इन 2004 a more intensified privatization program was launched under the presiding leadership of Prime Minister शौकत अजीज। मतलब सदारती निजाम था या मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और उसमें उन्होंने शौकत अजीज को मतलब रखा हुआ था, वो वजारत खजाना को देख रहे थे। तो प्रोग्राम एंडेड इफेक्टिवली एट द एंड ऑफ 2007। इनका जो प्रोग्राम था ये 2007 में एंड हुआ व्हेन 80% to 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर पुट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। इन्होंने 80 से 90% जो इंडस्ट्रीज थी उनको क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया शौकत साहब ने, शौकत अजीज साहब ने ना। ठीक है सर। अच्छा, फिर इसके बाद इसके अब हम बात करते हैं, हमने मुशर्रफ के इरा तक 2008 तक का हमने डिस्कस किया, 2008 तक का। बाकी भी हम इंशाल्लाह 15 तक हम डिस्कस करेंगे। अभी जो फैक्ट्स फिगर्स आगे हम डिस्कस करेंगे 2015 तक। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो लेट वी सी द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट एडवांटेज इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पहला फायदा ये होता है कि प्रॉफिट बढ़ जाता है। मोस्ट
government industries and services are inefficient and running in losses. आपको पता ही है पाकिस्तान रेलवे का क्या हाल है, पाकिस्तान स्टील मिल का क्या हाल है। तो प्राइवेटाइज करने का पीआईए का हाल आप देख लें। टेक फॉर एग्जांपल पीआईए, when these will be transferred to private sector, their administration will improve. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान स्टील मिल तो दूर की बात है, पीआईए से कहीं बड़ी है। और उसके अलावा पाकिस्तान रेलवे जो है, पाकिस्तान रेलवे भी बहुत बड़ी है कंपनी है, और कोई भी गवर्नमेंट आके उसे प्राइवेटाइज करने का सोचती नहीं है। मैं पीआईए की एग्जांपल आपको देता हूँ। पीआईए पिछले पिछले दौरे हुकूमत में पीआईए को एक ऐसा बंदा चला रहा था जिसकी जाती तौर पे भी एक एयरलाइन थी, ठीक है, मतलब शाहीन एयरलाइन। जी, शाहिद खाकान अब्बासी। हाँ जी, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, वैसे मैं थोड़ा इशारतन बात कर रहा हूँ कि शाहीन एयरलाइन उनकी अपनी थी और दूसरी तरफ पीआईए थी। एक ही बंदा था, एक चीज का ओनर था, दूसरी को मतलब वो चला रहा था। तो शाहीन एयरलाइन बैक उसी वक्त वो मुनाफे में थी, वो प्रॉफिट में थी, बड़ा अच्छा चल रही थी। और पीआईए जो है उसका खसारा ही नहीं खत्म हो रहा था, वो डूब रहा था। और अभी अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई, अभी इंकशाफात हुए कि जी वो पता नहीं कितने कितने लाख लेकर वहां पे जाली पायलट जो है वो भर्ती किए गए और पीआईए का बेड़ा गर्क किया गया, ओवर स्टाफिंग अलग। तो ये ऐसी चीजें हैं जब गवर्नमेंट के अंडर आती हैं तो पॉलिटिकल असर रसूख की वजह से लोग एक तो ज्यादा से ज्यादा जो स्टाफ है उसको हायर करवाते हैं, और वो भी नायल स्टाफ जो है ना उसको वो भर्ती करवाते हैं। और वो लोग फिर जाके वहां पे काम तो करते नहीं है, चूंकि उन्होंने 10-10 15-15 लाख दिए होते हैं, वो उन्होंने रिकवर करने होते हैं। तो असल में प्रॉब्लम ये होता है, इसी वजह से आपका जो पीआईए है वो अभी तक खसारे में है, अभी तक उसके मसाइल हैं। तो ये कुछ ऐसे बोल्ड, मतलब मैं बातें बोल्ड कर रहा हूँ, इस लेवल पे करनी नहीं चाहिए, बट मैं रियलिटी भी आपको अंदर की बता रहा हूँ, क्योंकि यू पीपल आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट। तो ये फैक्ट फिगर्स भी आपके ज़हन में होने चाहिए कि इस तरह भी पास्ट में होता रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर में कैसे करप्शन करनी है? नहीं नहीं, आपने नहीं करनी, आपने पेट्रियोट बनना है, आपने नहीं करनी। जी जी। मैं भाई आपके सामने है, अगर कोई ऐसे करते हैं तो फिर उनके हालात क्या होते हैं बिल्कुल। आप देख रहे हैं। अगर अगर कोई देखो, वो कहते हैं ना, वो कोई एक वो मिसाल बनी हुई है, मुहावरा बना हुआ है कि 100 दिन चोर का तो एक दिन मालिक का होता है। तो एक आप कितने दिन चोरी करेंगे, कितनी देर आप करप्शन करेंगे, उसके बाद एक दिन पकड़े तो जाना ही है। और जिस दिन पकड़े जाएंगे आपको पता है फिर अल्लाह की लाठी जो है वो तो बड़ी बेपरवाह है ना, वो छोड़ती नहीं है किसी को। तो कोई जितना मर्जी ताकतवर बन जाए, जब उसने पकड़े जाना है तो फिर जारी बात है उसने पकड़े जाना है। और उसके बाद जो जिल्लत और रुसवाई उसके हाथ में आनी है या उसके ऊपर आनी है, वो मतलब हम सब देख रहे हैं आजकल क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह के चल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी समझदार, कोई पढ़ा लिखा, कोई खानदानी आदमी, कोई अक्लमंद पर्सन जब उसे कुछ स्टेटस मिले, कोई ओहदा मिले तो उसमें खयानत करे। जिस मैं तो ऐसा नहीं सोचता। और बिल्कुल। मुझे मैं खुद जितने भी तो ऐसा पढ़े नहीं लिखे, सोचता, मैं तो इस हक में नहीं हूँ, हमने अपने मुल्क को बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं कि आप देखो, आप ग्रेजुएट्स माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे लोग हैं, और आप अपना आप स्टडी के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप इसीलिए मेहनत कर रहे हैं ना कि हम ये मेहनत करके आगे जाएंगे और हम मुल्क की बागडोर को संभालेंगे। लेकिन ये करप्शन में आपको वो नाम नजर आएंगे जिन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी में किताबें आगे रख के बीए किया हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी जाली डिग्रियां हैं, ठीक है, ये वो लोग करप्शन में इन्वॉल्व है, मतलब वो पढ़े लिखे तो है नहीं। तो जारी बात है फिर उन्होंने मतलब एक एक जब वो उनके मुंह को खून लगता है तो फिर वो उसको कंटिन्यू रखते हैं और कहते हैं जी हम पूरी दुनिया पे हुकूमत करें माल के जोर पे। ऐसा होता नहीं है, अल्लाह कभी ना कभी पकड़ लेता है। दूसरी चीज, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसका बेनिफिट एक ये होता है कि जैसे अभी मैंने बात की कि पॉलिटिकली असर रसूख के तहत वो लोग भर्तियां करवाते हैं, ठीक है, मतलब जहां कहीं भी अभी जाते हैं ना, बैठते हैं बैठकों में, तो पता चलता है जी फलां एमपीए एमएनए इतने अपने कोई 7 बंदे लेकर आया और उनको भर्ती करवा के चला गया वापड़ा में, फलां उस जगह इस जगह। मैं कुछ महीने पहले अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा जी एक लाइन मैन लगवाना था, तो
बड़ी बोल्ड बातें हैं, बड़ी सॉरी टू से मतलब वो बीच में आ जाती हैं बातें ऐसी। एक लाइनमैन लगवाना था वापडा में, तो 8 लाख रुपया मांग लिया गया कि आपको लगवा देते हैं आप 8 लाख। अब लाइनमैन जो है, एक वो जो रिपेयरिंग करता है केबलों की, तारों की, लाइन को देखता है, मुझे बताएं उसकी क्या सैलरी होती है, और मतलब उसको कितनी, उसको लगवाने के लिए क्या मांगा जा रहा है। मेरा ख्याल है कुछ चौथा स्केल होगा उसका, चौथा या पांचवा स्केल होगा, और उसके लिए अगर 8 लाख रिश्वत मांगी जा रही थी, तो आप सोचें कि वो लाइनमैन बनेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसने वो भी तो 8 लाख पूरे करने ना। इस तरह की चीजें, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाती है जब आप स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी एसओईज को आप जो है ना प्राइवेटाइज कर देते हैं। ठीक है, मतलब पॉलिटिकली इंटरफेरेंस की वजह से तो ओवर स्टाफिंग भी होती है, सरप्लस वर्कर्स को हायर कर लिया जाता है, ठीक है, नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। तो इन चीजों से बचा जा सकता है अगर आप कुछ एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर देते हैं। दो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। मिस शीजा की आवाज नहीं आ रही, शायद वो मतलब म्यूट। अच्छे से समझ रही हैं या तो। जी सर, साथ साथ लिख भी रही थी मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ डेट की वजह से भी हम प्राइवेटाइज करते हैं। द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेट्स जो है उसको, उसकी रिटायरमेंट के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम सेल कर देते हैं अपने जो हमारे स्टेट ओन्ड एसेट्स होते हैं, उनको हम सेल कर देते हैं, फॉर विच डेट वाज पार्शली क्रिएटेड, जिनकी वजह से डेट क्रिएट हुआ था। तो प्राइवेटाइजेशन विल आल्सो obviate the need for the raising fresh debt for the rehabilitation and development of public sector industries. A substantial portion of the funds will be applied for retirement of debt. तो होता क्या है कि उनको बेच के जो रकम हासिल होती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट डेट उतारने के लिए उसे इस्तेमाल करती है। अब उसके बाद नंबर 4 पे रिडक्शन इन फिस्कल बर्डन। फिस्कल बर्डन से मुराद सिर्फ यही है कि टैक्स मतलब जो बर्डन डेट्स का होता है। तो एनुअल एलोकेशन फॉर सब्सिडीज टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंटिन्यूज टू बी अ ड्रेन ऑन द नेशंस रिसोर्सेज। होता ये कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको फिर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, और हमारा वर्ल्ड बैंक की तरफ से और आईएमएफ की तरफ से हमेशा ये प्रेशर रहा है कि जी आप अपने इन सेक्टर्स को क्यों सब्सिडीज देते हैं, आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, ठीक है, वो रोकते हैं। एक एक्स्ट्रा सा बर्डन होता है। और हमने मेट्रो बस बनाई, उसको सब्सिडी दे दी। हमारा रेलवे 47 साल से लॉस में है, उसे हमेशा हमें अरबों रुपए झोंकने पड़ते हैं, रेलवे को देने पड़ते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल है, वो पिछले 30 सालों से वो खसारे में है, उसको हमेशा हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो जो एलोकेशन होती है ना सब्सिडीज की मद में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, और उसकी वजह से नेशन के बहुत सारे रिसोर्सेज जो है ना वो खू खाते में चले जाते हैं। द रिडक्शन इन सब्सिडीज विल बी पॉसिबल एसेट्स आर सोल्ड। अब इन सब्सिडीज को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है कि एसेट्स को सेल आउट कर दिया जाए, विच विल बी अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन रिड्यूसिंग द बजट डेफिसिट, जिसकी वजह से बजट डेफिसिट कम होगा और हमें बाहर के मुल्कों से कम लोन लेने पड़ेंगे। ये चौथा बेनिफिट था प्राइवेटाइजेशन का। नो, एक और भी बेनिफिट है प्राइवेटाइजेशन का, एंड नंबर 5 पे है शॉर्ट टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू, तो गवर्नमेंट मे थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन। जो भी गवर्नमेंट होती ना, वो ये सोचती है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो कब होने वाला है, उसके बेनिफिट के लिए सोचती। देयरफॉर दे मे बी अनविलिंग टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स which will benefit the firm in the long term because they are more concerned about projects that give a benefit before the election. तो आपको पता है यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, 5-5 साल के लिए लोग मतलब हर पार्टी आती इक़्तिदार संभालती है, तो जो उनके इक़्तिदार का आखिरी साल होता है ना, या आखिरी 2 साल होते हैं, उसमें वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लगाती, शुरू में लगाती है। बड़े ऑरेंज लाइन वाला हो गया या कोई मोटरवे हाईवे वाला प्रोजेक्ट हो गया। उन्होंने देखना होता है कि वो प्रोजेक्ट लगाएं जो हमें इलेक्शन कैंपेन में फायदा देता है, ठीक है। तो
तो शॉर्ट टर्म जो व्यू है ना, उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आते हैं। शेयर होल्डर्स की बात करें तो इट इज आर्ग्यूड दैट अ प्राइवेट फर्म हैज a pressure from the shareholders to perform if efficiently। अगर कोई फर्म प्राइवेट होती है तो जो उसके पीछे शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्रेशराइज करते रहते हैं कि जी आप हमें एफिशिएंटली काम करें, हमें प्रॉफिट ज्यादा दें। इफ द फर्म इज इनएफिशिएंट देन द फर्म कुड बी सब्जेक्ट टू अ टेक ओवर। अगर वो फर्म जो है कंटिन्यूसली वो इनएफिशिएंसी दिखाती है और वो प्रॉफिट में नहीं आती, तो फिर उसका खतरा होता है कि वो टेक ओवर कर ली जाए, तो जारी बात है फिर उसकी मैनेजमेंट भी साथ ही जाती है। तो स्टेट ओन्ड फर्म डज नॉट हैव दिस प्रेशर एंड सो इट इज इजियर फॉर देम टू बी इनएफिशिएंट। अब इस तरह का जो प्रेशर है वो किसी भी पब्लिक फर्म के ऊपर तो नहीं होता, तो इसलिए वो फिर सुस्ती के साथ, कायली के साथ काम करती रहती है और उसकी वजह से जो नेशन है वो लॉस बर्दाश्त करती रहती है। ठीक है सर। नंबर 7 पे इंक्रीज्ड कंपटीशन। फर्म्स को इसलिए भी प्राइवेटाइज किया जाता है स्टेट ओन्ड को कि कंपटीशन की फिजा पैदा हो। मोर फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री एंड इंक्रीज द competitiveness of market। increased competition leads to improvement in efficiency। for example competition in telecom। ठीक है, टेलीकॉम में कंपटीशन करने के लिए क्या किया उन्होंने, ओपीटीसीएल को प्राइवेटाइज कर दिया और फिर उसके बाद और कई कंपनियां आई। तो यही जो आपको कॉल सुनने के भी पैसे लगते होते थे कभी किसी जमाने में, तो आजकल ये है कि वही कॉल रेट इतने सस्ते हैं, मैसेज पैकेजेस और बंडल इतने सस्ते हैं, इंटरनेट के बंडल जो हैं वो इतने सस्ते हैं। ये कंपटीशन की वजह से ही है कि पीटीसीएल कहता है जी हमसे 1500 में इतना ले लें, तो जोंग वाले कहते हैं जी हमसे 1800 में इतने जीबी ले लें आप पर मंथ। ठीक है, इसी तरह जैज वाले कुछ ऑफर करते हैं। वो कंपटीशन, एक तो क्वालिटी अपनी बेहतर करते हैं, दूसरा कंपटीशन के अंदर प्राइस को भी मिनिमम प्राइस के ऊपर देने की कोशिश करते हैं। तो दीज वर दी बेनिफिट्स व्हिच वी वर डिस्कसिंग, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द कंट्री। अब जहां कहीं इसके बेनिफिट्स हैं वहां पे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं प्राइवेटाइजेशन के। इसकी वजह से सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो टैक्स इवेशन है। जब फर्म्स, प्राइवेट जो फर्म्स जब हैंडओवर मतलब उनको किया जाता है बिजनेस, तो उनका चूंकि वो प्राइवेट मतलब ओनरशिप होती है, उनका पहला मकसद ये होता है कि हम टैक्स से बचें, टैक्स इवेशन से। तो प्राइवेट सेक्टर जनरली ट्राइज टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। thus privatization of enterprises will result in decreased tax income। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, वो कम हो जाता है। ठीक है, उसमें अगर उनको अपने अकाउंट्स में कोई रद्दोबदल भी करनी पड़े, फेक अकाउंट्स भी बनाने पड़े, या उसके अलावा जो ऑडिट टीम्स हैं या एफबीआर की टीम्स हैं उनके साथ मिलना भी पड़े, तो तब भी वो ऐसा करते हैं। तो ये तो पहला डिसएडवांटेज है टैक्स इवेशन का, कि फर्म्स जो हैं, प्राइवेट फर्म्स जब कर दी जाती हैं तो वो टैक्स से बचने के हीले बहाने ढूंढती रहती हैं। नंबर 2, एक्सप्लोटेशन बाय प्राइवेट सेक्टर। अब दूसरा बड़ा, जब कोई प्राइवेट ओनरशिप होती है, कोई प्राइवेट पर्सन कोई किसी कंपनी को चला रहा होता है, तो वो वर्कर्स की, लोगों की मुख्तलिफ सतहों पे उसकी एक्सप्लोटेशन, उनका इस्तेहसाल करना शुरू कर देते हैं। प्राइवेटाइजेशन विल रिजल्ट इन एक्सप्लोटेशन बाय रिच पीपल। ठीक है, अमीर लोग तो वही होते हैं जो फर्म्स के मालिक होते हैं। दे मे चार्ज मोर प्राइसेस फॉर दियर गुड्स एंड सर्विसेज। पहली बात तो ये कि कंज्यूमर से वो ज्यादा कीमतें चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि कई प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो अपने ही पैसे चार्ज करती हैं, अपने रेट्स निकालती हैं। they may terminate workers to reduce cost of production। Thus different types of exploitation may be started and the concept of welfare state for Pakistan will be geo-paradise। तो जब वर्कर्स के साथ भी नाइंसाफी होगी और कंज्यूमर्स के साथ भी नाइंसाफी होगी, तो जाहिर बात है उसमें फिर एक वेलफेयर स्टेट तो पाकिस्तान की नहीं बन सकती। एक ये ड्रॉबैक होता है एक्सप्लोटेशन बाय प्राइवेट सेक्टर। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। उनकी, चूंकि जो प्राइवेट मालिकान होते हैं, उनका मकसद यही होता है कि वेल्थ अक्यूमुलेशन।
अपने बिजनेस को डेवलप करना, अपने बिजनेस को बड़े से बड़ा करते जाना, ये उनका फोकस होता है। तो जारी बात है फिर वो वेलफेयर, किसी की वेलफेयर की तरफ तो नहीं देखेंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सर्विसेज सेक्टर such as banks and insurance companies will increase concentration of wealth in private hands। जब वो प्राइवेट लोगों के पास जाते हैं तो वो प्राइवेट जो लोग हैं वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं और कोई वेलफेयर के चक्कर में वो नहीं पड़ते। अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, जारी बात है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में होती हैं कंपनियां तो क्या ओवर स्टाफ भी मतलब हायर होता है जिसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे प्राइवेट लोगों के हाथों में आती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती, बहुत कम स्टाफ वो रखते हैं। इन प्राइवेटाइजेशन मोर वर्कर्स आर डिक्लेयर्ड सरप्लस एंड thus are fired by the company। जब प्राइवेट ओनरशिप आती तो बहुत सारे लोगों को वो फायर कर देते हैं। Therefore, there is an increase in unemployment rate which will eventually increase crime rate in the society। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जारी बात है वो लोग क्या करेंगे, पिस्टल पकड़ के दुकानों में जाएंगे, सड़कों पे खड़े हो जाएंगे और डकैतियां करेंगे अपने अखराजात पूरे करने के लिए। नंबर 5 पे पब्लिक इंटरेस्ट। There are many industries which perform an important public service, e.g. healthcare and public transport। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या हेल्थ केयर के यूनिट्स हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमेशा काम करते हैं, लेकिन जब वो प्राइवेट हाथों में आ जाएं तो आपको पता है डॉक्टर्स फिर क्या करते हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज प्रॉफिट मोटिव शुडंट बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म एंड द इंडस्ट्री या फर्म्स का प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब पब्लिक के लार्ज इंटरेस्ट में और मतलब एक तरह की ऐसी नेसेसिटी है जिसके बगैर सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसी फर्म्स को, ऐसे यूनिट्स को भी प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया जाए तो फिर बड़ा मसला होता है। आपको पता है बेनजीर को 90s में, बेनजीर को जब दूसरी बार उसे इक्तदार मिला था तो लोगों ने मशवरा दिया था कि पाकिस्तान रेलवे जो है ना वो खसारे में है, तो काइंडली आप इसको भी प्राइवेटाइज कर दें। तो उन्होंने कहा था कि मुझे दोबारा आपने ये नहीं कहना, दिस विल बी अ ब्लैक होल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो मैं इसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहती पाकिस्तान रेलवे को, तो मुझे दोबारा इसका मशवरा ना दिया जाए। तो क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का है ना एक सेक्टर, तो बड़ा मेजर, मतलब लोगों ने, जो गरीब लोग यहाँ लाहौर से कराची जाना है तो वो सस्ते टिकट पे सफर कर लेते हैं बजाय इसके कि वो कोई 20-25 हजार वहां पे एयरपोर्ट पे जाके जहाज का दें। ठीक है, वो सस्ते टिकट पे ट्रेवल कर लेते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं या फिर पब्लिक हेल्थ के सेक्टर्स हैं, वहां पे हमें उनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट उसमें नहीं देखा जाता। ठीक है ना जी? जी ठीक है सर। ओके। अच्छा, आज तक जो प्रोग्रेस हुई, मतलब ये हमने बेनिफिट्स भी देखे, ड्रॉबैक्स भी देखे, आज तक जो प्रोग्रेस हुई, चूंकि हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगरचे perfect competition mandate initially restricted to industrial transactions by 1993, it had expanded to also include power, oil and gas, transport, aviation, railways, ports and shipping, telecommunications and banking and insurance. During January 91 to August 4, 2014, the commission, यानी प्राइवेटाइजेशन कमीशन की बात हो रही है, कमीशन कंप्लीटेड 169 ट्रांजैक्शंस, 169 यूनिट्स को उन्होंने प्राइवेटाइज किया विद रुपीज 529.650 बिलियन। ठीक है, ये आज तक प्रोग्रेस हुई है। मैं इसका अभी आगे चल के आपको टेबल भी दिखाता हूं, ये जो ट्रांजैक्शन हुई हैं और किस किस यूनिट की हुई हैं और कहां कहां पे हुई हैं, ये मैं अभी चल के आगे आपको बताने जा रहा हूँ। सर वो कितने थे? 529 पॉइंट समथिंग बिलियन। प्रोग्रेस टू डेट जो है उसमें अबाउट 58% ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड वर ट्रांसफर टू द फेडरल गवर्नमेंट। यानी जितने भी यूनिट्स को प्राइवेटाइज किया गया 58% जो पैसे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास गए
31% was returned to legal entities whose shares were sold, जिनके शेयर्स को बेचा गया 31% उनको दिया गया. 5% was used for restructuring expenses associated largely with the golden handshakes and rehabilitation, and 2% was used for privatization commissions, privatization related expenditure. 2% प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है पाकिस्तान का गवर्नमेंट का एक अदारा है, उसको दिया गया ताकि उसके जो एक्सपेंडिचर आते हैं प्राइवेटाइज करने के लिए वो उनको पूरा करे. 90% of the proceeds are being used for debt retirement and 10% for poverty alleviation. अब वो जो सेल आउट किए 529 पॉइंट समथिंग बिलियन, उसमें 90% जो प्रोसीड्स थी वो डेट पे करने के लिए और 10% गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल हुई. ठीक है, अब फैक्ट्स फिगर जो है स्टैटिस्टिक्स में अभी आपको शो कर रहा हूं, ये टेबल के अंदर स्टैटिस्टिक्स है, इसको आप देखिएगा. ये स्टैटिस्टिक्स है जिसमें इफ आई गोना जूम टू इट, बैंकिंग है. बैंकिंग के 7 यूनिट्स को प्राइवेटाइज किया गया, 7 प्रोसीड्स थी. 41023 मिलियन, ये मिलियन में अमाउंट्स हैं तीसरे वाले कॉलम के अंदर. उसके अलावा कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कैपिटल मार्केट्स में से शेयर बेचे गए, वो 24 प्रोसीड्स हैं, 24 ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें 186,689 अमाउंट इन मिलियन रुपीस में. उसके अलावा एनर्जी के 14 यूनिट्स हैं, टेलीकॉम के 4 यूनिट्स हैं, ऑटोमोबाइल की 7 ट्रांजैक्शंस हैं. उसके अलावा सीमेंट के 17 यूनिट्स को सेल किया गया, केमिकल के 16, इंजीनियरिंग के 7 यूनिट्स, फर्टिलाइजर्स के 7, घी जो है घी मिलिंग, घी मिल जो है 24 घी मिल्स को प्राइवेटाइज किया गया. राइस जो है राइस मिल्स 8, और उसके अलावा रोटी प्लांट्स 15 सेल किए गए. आपको पता है शहबाज शरीफ ने जो पहला इसका दौरे हुकूमत था, इसने गवर्नमेंट के रोटी प्लांट्स लगाए थे पब्लिक को सस्ती रोटी प्रोवाइड करने के लिए. मेरा ख्याल है 2 रुपए की रोटी या पता नहीं कितने की रोटी प्रोवाइड करने के लिए. तो उसमें से रोटी जो प्लांट्स थे 15 वो सेल किए गए. टेक्सटाइल 4 को प्राइवेटाइज किया गया, 5 न्यूज़पेपर को प्राइवेटाइज किया गया, टूरिज्म के 4 यूनिट्स को प्राइवेटाइज किया गया. उसके अलावा कुछ और है 6 यूनिट्स. ये टोटल 169 यूनिट्स जो प्रीवियस स्लाइड में बात हो रही थी ये वो है. और ये दोबारा से फिगर आ रही है जो आप देख रहे थे, पहले बिलियंस में थी, अब मिलियंस में है. 529 यानी 5,29,650 मिलियन रुपीस, इतनी जो है ना प्राइवेटाइजेशन हुई है आज तक. और ये टोटल जो है ट्रांजैक्शन जिसकी बनती हैं 169. ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स थी, फैक्ट्स फिगर्स थे. होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, अदरवाइज आई विल शेयर यू. तो ये आज तक प्राइवेटाइजेशन में मतलब हो चुकी है. इसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें एमसीबी की प्राइवेटाइजेशन है. तो इसमें आप देखें कि इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय आदमजी ग्रुप ऑन जुलाई 9, 1947, और 1974 में इसको नेशनलाइज किया गया. इसको एमसीबी को 1974 में. फर्स्ट बैंक टू बी प्राइवेटाइज्ड इन 1991 with the issuance of 26% shares to National Group at a price of ₹56 per share. उसके अलावा ranked 4th among the largest national banks with the asset base of US $7 billion as at Q1 2012. 2012 में ये क्या था, इसका चौथा रैंक था लार्जेस्ट नेशनल बैंक्स के अंदर, जिसके एसेट कितने थे, यानी जिसका कैपिटल था $7 बिलियन. ठीक है, 2012 के पहले 3 महीनों में इसका ये एसेट ये थे इतने $7 बिलियन. लार्जेस्ट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन रिकॉर्डेड एट $1.2 बिलियन एट ईयर एंड 2011. और इसका जो कैपिटलाइजेशन रिकॉर्ड की गई 2011 के एंड पे
वो 1.2 बिलियन डॉलर थी साल के आखिर में। तो 2011 में रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 19.4 बिलियन पीकेआर, 19.4 बिलियन प्रॉफिट इसने 2011 में अर्न किया एमसीबी ने, compared to 91, and in 95 bank deposit had increased by 184%. So it took a new initiatives of marketed new products and services to cater the variety requirements of a diverse customer। कहा ये जा रहा है कि पहले ये मतलब नेशनलाइज था, उतनी इसकी मतलब ग्रोथ नहीं थी, लेकिन जब इसको प्राइवेटाइज किया गया 74 के बाद, तो उसके बाद इसकी ग्रोथ जो है बढ़ी और इसने और नए नए इनिशिएटिव्स लिए, नई नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और प्रॉफिट कमाया। सम ऑफ देम इंक्लूड, जिसमें महाना मंथली खुशहाली स्कीम है, ये इसने लॉन्च की। कैपिटल ग्रोथ सर्टिफिकेट स्कीम इसने लॉन्च की। सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम जो है वो इसने लॉन्च की। ये नई प्रोडक्ट्स थी एमसीबी की। और आपको पता है कि एमसीबी जो है ये एक सक्सेसफुल बैंक है। ठीक है सर। मियां मंशा का भी रोल अभी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके अगर आप इसके कंपैरेटिवली के इलेक्ट्रिक को देखें, जो वहां वडे साई के यहाँ काम कर रही है के इलेक्ट्रिक, तो इट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 13 सितंबर 1913। देखें 1913 में ये आई के इलेक्ट्रिक, नेशनलाइज्ड इन 1952, और 1952 में इसे नेशनलाइज किया गया, बट 2005 में के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज कर दिया गया मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट ने। The utility was sold to Siemens AG, who had no previous experience of running a similar business। ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसने ऐसा कोई पावर का बिजनेस ही नहीं किया था। It was expected that the consortium would turn K Electric supply company into profitable entity, but as of June 30, 2008, the company continued to suffer losses amounting to 35.5 बिलियन पीकेआर। यानी प्राइवेटाइज इसको 5 में इसलिए किया गया था कि ये सर्विसेज बेहतर करेगी और प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन 35.5 बिलियन इसको लॉसेज हुए के इलेक्ट्रिक को। तो इट वाज expected that distribution, transmission, generation will be improved, but unfortunately it did not happen। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एक तरफ एमसीबी जो है वो सक्सेसफुल रहा उसकी प्राइवेटाइजेशन, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। वो प्राइवेट होने के बाद भी उसको लॉसेस बियर करना पड़े। In 2009, the Abraj Capital, a firm based in Dubai, bought the power utility। As 14 May 2014, K Electric is not only defaulter to the government, but it is also a major defaulter of Sui Northern Gas Company Limited and sales tax department of billion rupees। एक तो इसने सेल टैक्स डिपार्टमेंट को बिलियंस में, मतलब लाखों में पे नहीं किया, करोड़ों में पे नहीं किया, और जो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी थी उससे ये गैस लेती रही, उसकी भी डिफॉल्ट